हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका 15 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। यानी कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आपका 15 नंबर पक्का हो जाएगा। अब ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं, देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 28 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके 7 अलग अलग टॉपिक से होंगे। तो देखिए, ये एक महा मैराथन क्लास है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका 15 मार्क क्लियर हो जाएगा। अब वो 7 टॉपिक कौन कौन से हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां, दूसरा है संधि विच्छेद, तीसरा है विभक्ति और वचन, चौथा है शब्द युग्म, पांचवा है शब्द अर्थ, छठवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और सातवां है वाक्य संशोधन। ठीक है, टोटल 7 टॉपिक हैं। एक टॉपिक के मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, टोटल 28 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 15 नंबर हमारा पक्का कैसे हो जाएगा। तो देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, अब मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि हाँ यही आएगा, लेकिन हाँ इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि बिलीव पर ही दुनिया टिकी है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों को। ठीक है, इसके 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह और भी वीडियो लेकर आऊं, इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो इसमें आपका ही लॉस होगा, आपको वीडियो टाइम से नहीं मिल पाएगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होगा, पहले इसको ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें रहेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, ठीक है, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको इसमें क्या करना होता है, जैसे दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि नष्ट होना। तो पहले तो आपको अर्थ लिखना है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि नष्ट होना। ठीक है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि नष्ट होना। ठीक है, तो इसका अर्थ तो हो गया, लेकिन अब हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग। देखिए, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, आप लोग समझते हुए चलिएगा। 28 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, सो आप पानी वानी लेकर बैठ जाइएगा कि बीच बीच में पीते रहें, नींद ना आए। ठीक है, क्योंकि महा मैराथन क्लास है। ऐसे ही क्लासेस देखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी भी एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको 100 में से 95 96 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसका अर्थ, इसका वाक्य प्रयोग क्या लिख सकते हैं, मेरी ही अक्ल पर पत्थर, अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, पड़ गए थे, जो बैंक की नौकरी, जो बैंक की नौकरी छोड़ बैठा। ठीक है, छोड़ बैठा। तो भैया देखिए, एक आदमी है, वो क्या किया, उसने बैंक की नौकरी छोड़ दी, तो बाद में पछता रहा है कि मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो बैंक की नौकरी छोड़ बैठा। यानी कि मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी कि मैं बैंक की नौकरी छोड़ बैठा। हीरो बनना चाहता होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। देखिए, इस वाक्य में आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है इस वाक्य में आना चाहिए, तभी आपका वाक्य प्रयोग सही होगा। तो अब ये आपका वाक्य प्रयोग हो चुका है। कोई जरूरी नहीं है आप सेम ही ऐसे लिखें। ठीक है, कोई दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन आपका वाक्य में आना चाहिए, तभी उसको सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें मैंने वाक्य प्रयोग ऑलरेडी लिख रखा है, सिर्फ अर्थ लिखना है, क्योंकि वाक्य प्रयोग लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि क्या होगा, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी
होना, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना, जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं खुद कमा कर खाना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग ऐसे हेडिंग डालेंगे सुंदर सा, ठीक है। देखिए विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेगा। यानी कि क्या है, विकास भैया हैं, उनके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, विकास ने कहा कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। यानी कि जब तक मैं कमाने नहीं लगूंगा, को किसी लायक हो नहीं जाऊंगा, तब तक मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो कितनी अच्छी सोच है, यही सोच सबकी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए यहां पर अपने पैरों पर खड़ा होना ये इस वाक्य में आ चुका है, यानी कि वाक्य प्रयोग ये सही हो गया। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा समझना होगा आपको। तीसरा है ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होगा, इतना बड़ा ऊंट है उसके मुंह में जीरा, यानी कि अति अल्प साधन, अति अल्प साधन, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, अति अल्प साधन। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो वाक्य प्रयोग हम हेडिंग डालेंगे अच्छा सा, ये हरा पीला नारंगी बैगनी ये सब पेन नहीं यूज करना आपको, सिर्फ काला और नीले पेन का, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब अति अल्प साधन, यानी कि बहुत कम साधन। तो देखिए गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, यानी कि इतनी बड़ी आपदा पूरे गुजरात में है। अब मान लीजिए सरकार उनको 2-4 लाख रुपए दे दे, तो 2-4 लाख रुपए में क्या होगा, कोई एक व्यक्ति हो तब तो ठीक है, अब बहुत सारे व्यक्ति हैं तो 2-4 लाख रुपए में कुछ होने वाला ही नहीं है। तो 2-4 लाख रुपए देना गुजरात की प्राकृतिक आपदा में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, यानी कि अति अल्प साधन है, ठीक है। तो ऊंट के मुंह में जीरा देखिए इस वाक्य में आ चुका है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गया तीसरा भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है 4 नंबर, इसको समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अब लोकोक्ति है। देखिए अभी तक 3 मैंने आपको मुहावरे बताए, अब ये लोकोक्तियां हैं। देखिए घर का भेदी लंका ढावे, इसका मतलब क्या होगा, आपस की फूट विनाश कर देती है। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, आपस की फूट विनाश कर देती है, ठीक है। तो अच्छे से लिखना है। अब ये देखिए आपस की फूट विनाश कर देती है, यानी कि घर में अगर फूट पड़ जाए तो विनाश होना ही होना है, ठीक है। तो देखिए जब तक आप संगठित रहेंगे आप स्वच्छ रहेंगे, ठीक है, आप संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। देखिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलावा ना भेजा होता तो देश दीर्घकालीन गुलामी से बच जाता। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, घर का भेदी लंका ढावे, ठीक है। घर का भेदी लंका ढावे, ठीक है। तो ये कहा गया है, तो यही कहा गया है कि जयचंद ने अगर मोहम्मद गौरी को बुलावा ना भेजा होता तो आज हमारा देश दीर्घकालीन गुलामी से बच जाता। इसीलिए कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढावे, जो हमारे ही देश का था जयचंद, ठीक है, उन्हीं ने विनाश का कारण वो बन गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया मुहावरे और लोकोक्तियों को। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब जो 5वां क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट टॉपिक से होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में क्या होता है सभी को पता है, हमें संधि विच्छेद सही वाला चूज करके लिखना होता है। जैसे फर्स्ट देखिए महर्षि का संधि विच्छेद है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, का है महाधन अर्षि, खा है माधन हर्षि, गा है महाधन ऋषि, घा है महाधन ऋषि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, महाधन ऋषि। महर्षि का जो सही संधि विच्छेद होगा वो महाधन ऋषि होगा। तो ऐसे ही आपको सही वाला संधि विच्छेद चूज करके लिखना है, ठीक है। इसका अगर रूल पता है तब तो आप आसानी से पहचान लेंगे, नहीं पता है तब भी आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, मध्वरी का संधि विच्छेद है। मध्वरी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है मधुधन अरि, खा है मधुधन वरी, गा है माधन ध्वरी और घा है मध्वधन री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का मधुधन अरि, ठीक है। ये मध्वरी का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऐसे ही जो सही ऑप्शन है उसको आपको चूज करके लिखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है महोधन उत्सव, खा है महाधन उत्सव, गा है महाधन उत्सव, घा है महोधन सभा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा महाधन उत्सव। ठीक है, ये महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऐसे ही आपको संधि विच्छेद करना होगा। ऐसे चौथा देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काह यद्य धन अपि, खाह या धन दपि, गाह यद्या धन अपि, घाह यदि धन अपि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा यदि धन अपि। तो इसमें कुछ है ही नहीं, आपको करना क्या है, जो राइट आंसर है उसको चूज करके अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, बस नंबर आपका फ्री में रखा है। अब इसके बाद वाला जो तीसरा टॉपिक है इसको देखते हैं, क्योंकि हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं नोट करेंगे तो आपका ही बेनिफिट है, नहीं नोट करेंगे तो आपका ही लॉस होगा। तो अब आता है विभक्ति और वचन, तीसरा टॉपिक। इसमें करना क्या होता है, जैसे फर्स्ट देखिए आत्मने। अब आपको बताना है कि आत्मने में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन, गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, घा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, आत्मने जो है शब्द इसमें चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। कुछ है ही नहीं, तो सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, और सिंपल से आप हैं, सिंपल से हम भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस सब कुछ सिंपल है, तो सिंपल से नंबर भी हमें लाना है 95% प्लस। हिंदी में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बट आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा विभक्ति और वचन, आत्मनि। आत्मनि में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है सप्तमी विभक्ति एक वचन, खा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, गा है पंचमी विभक्ति बहुवचन, घा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सप्तमी विभक्ति एक वचन। आत्मनि जो है इसमें सप्तमी विभक्ति है और ये एक वचन है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए आपको इसमें क्या है पहचानना होगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबको अगर पढ़ लेंगे भैया आपका नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो ही क्वेश्चन आएंगे वो तो आप लिख ही लेंगे। तीसरा देखिए आत्मभ्या में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है पंचमी विभक्ति एक वचन, खा है षष्ठी विभक्ति एक वचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, घा है पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा पंचमी विभक्ति बहुवचन। आत्मभ्या जो है इसमें पंचमी विभक्ति है और बहुवचन ये है। तो एक को नोट करते हुए चलिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूं। ठीक है, 4 नंबर देखिए आत्मानम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, खा है द्वितीय विभक्ति एक वचन, गा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन और घा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखकर रख लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं आपको रेगुलर हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन बताता रहता हूं। अब आते हैं चौथे टॉपिक पर, जो कि है शब्द युग्म। इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, शब्द युग्म यानी कि शब्दों का जोड़ा। जैसे देखिए फर्स्ट है अभिराम अभिराम। ठीक है, आपको करना क्या है, इसका सही अर्थ बताना। जैसे अभिराम का सही अर्थ क्या होगा, अभिराम का क्या होगा, तो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, का है सुंदर और लगातार, खा है राम और लक्ष्मण, गा है अब और तब, घा है सुंदर और मजबूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सुंदर और लगातार। ठीक है, देखिए अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार, बिना विराम के। ठीक है, तो सुंदर और लगातार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है अंश अंश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो का है अंकुर और हिस्सा, खा है हिस्सा और अंकुर, गा है कंधा और हिस्सा, घा है हिस्सा और कंधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा कंधा और हिस्सा। ठीक है, अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो कंधा और हिस्सा इसका राइट आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखिए स्टूडेंट, हमारा थर्ड क्वेश्चन है अंबुज अंबुद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, का है कमल और बादल, खा है जल और कमल, गा है बादल और समुद्र, खा है समुद्र और कमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कमल और बादल। देखिए अंबुज का मतलब होता है कमल, अंबुद का मतलब बादल, तो कमल और बादल इसका राइट आंसर होगा, दैट्स राइट। ठीक है, चौथा देखिए हर हरि, इसका राइट आंसर क्या होगा, का है शिव और पार्वती, खा है हरण और हरा रंग, गा है शंकर और विष्णु, घा है विष्णु और शिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा शंकर और विष्णु। ठीक है, ये हर हरि का राइट आंसर होगा। तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम और फॉर योर माइंड सेट। सो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। चारों क्वेश्चन समझ में आगे अगर आता है बोर्ड एग्जाम में आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आता है शब्द अर्थ। अब शब्द अर्थ का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, क्या नाम है, अनेकार्थी शब्द भी इसको बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द हम लोग छोटे छोटे थे जब 5, 6 में जब हम पढ़ रहे थे 5, 6 क्लास में तब पढ़े थे। ठीक है, देखिए वो अंबर का क्या होगा, आकाश, अंबर को हम आकाश भी कह सकते हैं। ठीक है, सभी को पता है। वस्त्र हो जाएगा इसका
पर्यायवाची शब्द। अच्छा देखिए कनक, कनक को हम सोना, सोना को हम भी कनक कहते हैं, सोना हो गया। धतूरा हो गया, ठीक है, धतूरा। गेहूं का आटा हो गया, गेहूं का आटा, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तीसरा देखिए द्विज, द्विज को और हम किस नामों से जानते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद में देखिए ब्राह्मण थोड़ा अच्छे से आप लिख लीजिएगा। पक्षी, चंद्रमा, चंद्रमा, इसके कई मैं लिख दे रहा हूं, आपको 2 ही लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दांत, ये हो गया, ठीक है। ऐसे मित्र को हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य, मित्र का हम सूर्य भी लिख सकते हैं, सखा भी लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, वो एक दूसरे को सखा कहते थे। सखा का मतलब होता है दोस्त, दो आज हम लोग दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अनेकार्थी शब्द। दैट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा 6 नंबर है, जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नाम तो सुना ही होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना आपको। जैसे देखिए फर्स्ट है, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका ज्ञान बहुत कम है, उसको हम लोग बोलेंगे एक शब्द में, हिंदी में अल्पज्ञ, ठीक है, अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान बहुत कम हो उसके हम लोग बोलते हैं अल्पज्ञ। दूसरा देखिए इतिहास से संबंधित रखने वाले तत्व, इतिहास से संबंध रखने वाले तथ्य को हम क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हिस्टोरिकल, ठीक है, तो ऐतिहासिक कह देंगे इसको प्यार से, ठीक है। तो इतिहास से संबंध रखने वाले तथ्य ऐतिहासिक। तीसरा है उपकार को मानने वाला, इसको हम लोग बोलेंगे कृतज्ञ, नहीं मानने वाले को हम बोलेंगे कृतज्ञ, ठीक है। चौथा देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो भी जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, अल्पज्ञ, इतिहास से संबंध रखने वाले तत्व ऐतिहासिक, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। सिंपल से आंसर है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है वाक्य संशोधन। अब नाम से तो पता चल ही चुका होगा वाक्य संशोधन क्या होता है। वाक्य को संशोधित करना, शुद्ध करना। अगर वाक्य में कोई भी गलती है उसको सही करके लिखिए, वही होता है वाक्य संशोधन। जैसे देखिए हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको कैसे करेंगे बताइए? हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो बताइए 2 बार पर्वत लिखने की क्या जरूरत है? हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको लिख सकते हैं हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो वाक्य में थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, उसी को संशोधित करना, उसी को शुद्ध करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाक्य संशोधन। तो लिखेंगे हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत है, बस हमारा आंसर हो गया। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो 2 बार पर्वत लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे दूसरा देखिए एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, तो देखिए पुरुष और स्त्री दोनों हैं, तो जा रही हैं ये सही नहीं होगा। आप बोलकर देखिए एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, देखिए 2 लोग हैं, तो हम स्त्री के लिए रही हैं क्यों लिखें? हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे एक पुरुष। बोलने से ही आप गलती पकड़ सकते हैं, अगर आप लोग टैलेंटेड हैं तो। नहीं टैलेंटेड है तब भी आप गलतियां समझ सकते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, ठीक है, जा रही हैं के स्थान पर हो जाएगा रहे हैं, क्योंकि रही है नहीं रहेगा, 2 लोग हैं तो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए तीसरा है पुत्री पराया धन होता है, ठीक है, तो पुत्र होता तब तो ठीक रहता कि पुत्र पराया धन होता है, लेकिन पुत्र तो पराया धन को होता नहीं, नहीं पुत्री होती है, ठीक है। तो देखिए पुत्री पराया धन होती है, क्योंकि पुत्री के लिए हम ता है ती है रखेंगे, ठीक है, तो पुत्री पराया धन होती है, ठीक है, तो होता है की जगह पर होती है लिखेंगे, ता है ती है, ठीक है। अच्छा 4th नंबर देखिए मैं भोजन कर लिया हूं, इसका हो जाएगा देखिए मैं भोजन कर लिया हूं, ये गलत है, अशुद्ध है, इसको हम लोग सही करके लिखेंगे मैंने भोजन कर लिया है, ठीक है, मैंने भोजन कर लिया है, कर लिया है। अब ये आपका सही होगा, देखिए गलत है, ऊपर वाला आप सुनने में ही स्पष्ट है, मैं भोजन कर लिया हूं, दैट्स अ रॉन्ग, सभी को पता है। इसका हो जाएगा मैंने भोजन कर लिया। अब ये आपको सही लग रहा होगा सुनने में भी, ठीक है। तो ये थे आपके 12th हिंदी व्याकरण के 7 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कितने टॉपिक? 7, ठीक है। तो टोटल इस वीडियो में मैंने आपको 28 क्वेश्चंस बताए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 28 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पता थे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल
पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।